इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक वायरस जिसकी वजह से इस संसार के सभी देशों के लोग संक्रमित हो रहे हैं। सभी देशों के डॉक्टर और वहां की आर्मी इस बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने में असफल हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी यह घोषणा कर दी है कि सभी अपने घर में ही रहें और घर की खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लें। इस संक्रमण की वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है एबिगेल नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ खेल रही है। उन्होंने खेलना भी शुरू ही किया था कि उनकी मॉम उनसे कहती है कि तुम्हारे पापा वीडियो कॉल पर तुमसे बात करना चाहते हैं। एबिगेल और उसका भाई अब अपने पापा से बात करने लगते हैं। एबिगेल के पापा एक पायलट हैं और सरकार ने उन्हें ज़ॉम्बीज़ से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू का काम दिया हुआ है। एबिगेल के पापा अब उसे उस ब्रेसलेट को दिखाता है जिसे एबिगेल ने उन्हें पहनाया था। एबिगेल के पापा फिलहाल उन्हीं के एरिया के नजदीक ड्यूटी दे रहे थे। तभी वह अपने परिवार को जल्दी से एक एयरपोर्ट पर आने के लिए कहता है। एबिगेल की मॉम को लगता है कि उनके घर में कोई घुस गया है और वह जल्दी से अपने बच्चों के साथ अपनी कार में बैठने के लिए जाने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसका शिकार कर लेता है। एबिगेल जल्दी से भागकर गाड़ी के नीचे छिप जाती है। वह ज़ॉम्बी अब एबिगेल के भाई को भी अपना शिकार बना लेता है। पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर वह ज़ॉम्बी अब वहां से भाग जाता है। कुछ ही देर में एबिगेल की मॉम भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वह एबिगेल को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी मैट नाम का एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है और एबिगेल की मॉम को बंदूक की गोली से मार देता है। एबिगेल का भाई जो कि अब ज़ॉम्बी बनने लग जाता है, मैट उसे भी अब मार देता है। मैट एबिगेल को अब अपने साथ वहां से ले जाता है। मूवी में अब अगला सीन 10 सालों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर एबिगेल अब बड़ी हो गई है और मैट ने उसे खुद को बचाने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग भी दी है। फिलहाल दोनों एक शिकार पर जा रहे हैं जहां उन्हें एक बड़ा हिरण दिखता है। एबिगेल अब अपने स्नाइपर से उस हिरण को मार देती है। मैट एबिगेल की उस निशाने को देखकर बहुत खुश होता है। अब रात हो जाती है। मैट खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने चारों तरफ एक जाल बिछा देता है। अगर कोई भी ज़ॉम्बी या जानवर उस जाल से टकराएगा तो मैट को किसी के आने का पता चल जाएगा। अब दोनों मिलकर रात का खाना खाते हैं। मैट अपनी कॉपी पर एक मैप को खोलता है और अभी की लाइव लोकेशन को उस मैप पर चिन्हित कर देता है। रात को सोते समय मैट की नींद अचानक से खुलती है। वह देखता है किसी के बाल उसके बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। अब वह समझ जाता है कि यहाँ पर कोई न कोई तो है। तभी एक ज़ॉम्बी मैट पर हमला कर देता है लेकिन मैट उसे मार देता है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। मैट और एबिगेल दोनों जल्दी से उस लोकेशन की तरफ अपने स्नाइपर से देखने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी भागता हुआ किसी इंसान की तरफ आ रहा है। एबिगेल उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए अपनी स्नाइपर का निशाना उसकी तरफ करती है लेकिन एबिगेल निशाना लगाने में थोड़ी जल्दबाजी कर देती है जिसकी वजह से उसकी स्नाइपर का निशाना इंसान को लग जाता है और वह इंसान वहीं मर जाता है। फिलहाल मैट उस ज़ॉम्बी को मार देता है। एबिगेल और मैट दोनों अब मरे हुए इंसान के पास आते हैं। उस मरे हुए इंसान की गाड़ी में जो रेडियो लगा है उस पर अब एक मैसेज आता है जिसे सुनने के बाद मैट एबिगेल को कहता है कि हमें ज्यादा देर यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। मैट एबिगेल को उस रेडियो का जवाब देने के लिए मना करता है। तभी कुछ और लोग गाड़ी में बैठकर मैट और एबिगेल के पास आ जाते हैं। वह लोग उन दोनों को उनके हथियार नीचे जमीन पर रखने के लिए कहते हैं लेकिन मैट और एबिगेल अपनी होशियारी से उनकी बंदूकें छीन लेते हैं। उन लोगों की गाड़ी में एक प्रेग्नेंट लेडी भी बैठी है और वहाँ के बिगड़ते हालातों को देखकर वह गाड़ी से बाहर निकल आती है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। वहाँ पर जितने भी इंसान थे वह ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। ज़ॉम्बीज ज्यादातर इंसानों को अपना शिकार बना लेते हैं। एक इंसान जिसको ज़ॉम्बी काट लेता है वह खुद को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बंदूक की गोलियां सारी खत्म हो गई थी। मैट एबिगेल और एक कपल वहां से सुरक्षित बचकर एक गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज का एक लीडर है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के मरने पर बहुत जोर से चिल्लाता है। वह चारों गाड़ी में बैठकर अभी थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से उन्हें आगे का सफर पैदल तय करना पड़ता है।
फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका नाम मेगन है और उसके पति का नाम डेविड। आगे का सफर पैदल तय करने से पहले डेविड उस गाड़ी में रखे हुए रेडियो को अपने बैग में रख लेता है। अब जल्दी ही रात होने वाली थी और उन्हें ठहरने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, इसलिए मैट अब उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि जिन इंसानों को उन ज़ॉम्बीज़ ने काटा था वह भी अब ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। अब वह सभी ज़ॉम्बीज़ जो बच गए थे उनका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वह उनकी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। इधर मैट सभी को सुरक्षित रखने के लिए बिल्डिंग के मेन गेट के आगे माइंस बिछा देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ के आने की खबर उन्हें मिल सके। मैगन उस रात पूरे सुकून से सोई रही। अगली सुबह एबिगेल को अपनी बिल्डिंग के बाहर झाड़ियों में थोड़ी हलचल देखने को मिली। वह जल्दी से मैट को उनके आने की खबर देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले एक ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाता है। एबिगेल फिलहाल उसे मार तो देती है, लेकिन अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हुए उनकी बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। वह ज़ॉम्बीज़ मैट और बाकी सब तक पहुंच पाए इससे पहले मैट उन सब को लेकर उस बिल्डिंग से दूर चला आता है। ज़ॉम्बीज़ जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं वह मैट के द्वारा लगाई गई माइंस में फंस जाते हैं और अब वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की आवाज मैट तक पहुंच जाती है। एबिगेल चलते चलते उनसे कहती है कि मैं बचपन में इस जगह पर अपने पापा के साथ आ चुकी हूँ। यहाँ नजदीक में ही एक एयरपोर्ट है। अब वह सभी मिलकर यह डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई एयरप्लेन तो जरूर होगा और अगर वहाँ पर एयरप्लेन हुआ तो हम उसमें बैठकर यहाँ से बहुत दूर जा सकेंगे। एयरपोर्ट की तरफ जाते जाते उन्हें एक कार दिखती है जिसमें एक इंसान था, लेकिन फिलहाल वह मर गया था। डेविड और एबिगेल अब उस बिल्डिंग के अंदर जाकर खाने पीने का सामान ढूंढने लगते हैं। उस बिल्डिंग के अंदर एक आदमी अपने परिवार को लेकर छिपा हुआ था। इधर मैट को वहाँ पर खड़ी गाड़ी की डिक्की में एक व्हील चेयर मिलती है और अब वह मैगन को उस व्हील चेयर पर बिठाकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। इधर वह ज़ॉम्बीज़ अब मैट और बाकी सबको ढूंढते हुए उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर एक आदमी अपने परिवार को लेकर छिपा हुआ था। ज़ॉम्बी अब उस आदमी और उसके परिवार को मार देते हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एबिगेल और बाकी सभी अब एयरपोर्ट के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं। फिलहाल उस गेट को खोलने के लिए एक की चाहिए थी, लेकिन एबिगेल उस गेट को आराम से खोल देती है। उस गेट के खोलते ही उन्हें एक एयरक्राफ्ट दिखता है। मैगन का हस्बैंड डेविड अब उस एयरक्राफ्ट को ऑन करने की कोशिश करता है। मैट उसे कहता है कि हम टावर के ऊपर चढ़कर तुम्हारी निगरानी करेंगे और तब तक तुम इस प्लेन को चलने के लायक बना दो। मैट और एबिगेल दोनों अब टावर के ऊपर बने हुए कमरे से उनकी निगरानी रखने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एबिगेल दूरबीन से देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी मैगन और डेविड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वह दोनों जल्दी से भागकर एयरक्राफ्ट के पास जाते हैं। मैट उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। एबिगेल जो एयरक्राफ्ट उड़ाने के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, अब वह उस एयरक्राफ्ट को रनवे पे ले आती है। ज़ॉम्बी अभी भी उस एरोप्लेन के पीछे भाग रहे थे। मैट एबिगेल को कहता है कि हमें इस जहाज को जल्दी से उड़ाना होगा। एबिगेल उससे कहती है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ज़ॉम्बी उस एरोप्लेन के ज्यादा ही नजदीक आ गए थे। तभी एक ज़ॉम्बी मैट के पास पहुंच जाता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन मैट उसे मार देता है और अब एबिगेल उस एरोप्लेन को हवा में उड़ा देती है। सभी अब सुकून की सांस भरते हैं। कुछ देर बाद उनका एरोप्लेन हवा में धुआं छोड़ने लगता है और एक पेड़ से टकराकर क्रैश हो जाता है। फिलहाल वह सभी उस एरोप्लेन में से जिंदा बच जाते हैं। अब वह खंडर बने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां वह रेल के पुराने डिब्बों में आज की रात रुकने वाले हैं। डेविड के चेहरे पर एक जख्म हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपने शरीर में कुछ चेंजेस होते हुए दिख रहे थे। वह चुपके से बैग में रखी हुई गन को अपने पास रख लेता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। डेविड अब यह जान गया था कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और अब वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी पत्नी को किसी भी तरह का नुकसान हो, इसलिए वह अब खुद को उस गन से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डेविड खुद को नहीं मार पाता।
अगली सुबह जब वह सभी उस लोकेशन को छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं तो मैट और एबिगेल को डेविड की हरकतों से यह पता चल जाता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, लेकिन वह मेगन के सामने डेविड को नहीं मार सकते थे। मैट उसे साइड में करके उसकी तरफ गन करता है और उससे खुद पर काबू करने के लिए कहता है। मैट उससे कहता है कि अगर तुम खुद पर काबू नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मारने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। डेविड उसका कहना मानते हुए उसके पीछे चलने लगता है। अब रात हो जाती है। उन्हें अपने सामने एक घर दिखाई देता है जिसमें एक कमरे में लाइट जली हुई थी। वह जैसे ही घर के नजदीक आते हैं उस घर का मालिक जिसका नाम नॉर्टन है उनकी तरफ गन कर देता है। नॉर्टन पहले यह चेक कर लेता है कि वह इंसान है या ज़ॉम्बी। उनके बारे में पता करने के बाद नॉर्टन उनसे उनके हथियारों को दरवाजे के बाहर बने एक बॉक्स में डालने के लिए कहता है और अब वह सभी अपने हथियारों को उस बॉक्स में डाल देते हैं। नॉर्टन अब उन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। नॉर्टन अब उनसे कहता है कि मैं एक रिसर्चर हूँ और साथ ही एक इंजीनियर भी। मैंने इस घर में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की है और साथ ही साथ खुद के खाने के लिए फल और सब्जियां भी उगाता हूँ। नॉर्टन अब उन्हें खाने के लिए इनवाइट करता है। मैट के पास एक लैपटॉप है जिसे वह काफी अरसे के बाद इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ऑन करता है। अब वह लैपटॉप में अपनी बीवी के साथ खींची हुई तस्वीरों को देखने लगता है। मैट की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। कुछ देर बाद नॉर्टन उन सब के पीने के लिए ग्लासेस में भरकर जूस लेकर आता है। डेविड उस जूस को पीने से पहले वॉशरूम जाता है जहाँ पर वह देखता है कि उसके पेट पर काले काले निशान पड़ रहे हैं। वॉशरूम से बाहर आते ही वह देखता है कि उसके सभी साथी बेहोश पड़े हुए हैं और नॉर्टन ने अपने हाथों में एक अजीब सा डिवाइस पहना है जिसकी मदद से उसने डेविड को अपने कंट्रोल में कर दिया। इधर ज़ॉम्बीज का वह लीडर अपनी गैंग को लेकर रेलवे स्टेशन के पास उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां मैट और उसके साथी ठहरे हुए थे। नॉर्टन अब उन सभी के हाथों में रस्सी बांधकर उन्हें हवा में लटका देता है। वह खुद भी हैरान थे कि नॉर्टन उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है जबकि हमने तो नॉर्टन का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। नॉर्टन अब अपनी पत्नी को जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गई है उसे उन लोगों पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। डेविड जल्दी से अपने हाथों को खोलता है और उस ज़ॉम्बी औरत से लड़ने लगता है। उस ज़ॉम्बी औरत से लड़ने के बाद डेविड मैट और बाकी सबके हाथों को खोल देता है। मैट अब बंदूक उठाकर उसे गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन नॉर्टन वहां से भाग जाता है। फिलहाल मैट और उसके साथी नॉर्टन को एक कमरे में बंद करके उसकी गाड़ी की चाबियां ले लेते हैं और कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। मैगन अब उनसे कहती है कि मुझे अब दर्द शुरू होने लग गया है। मैट अब गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है तभी उन ज़ॉम्बीज का लीडर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। गाड़ी को अपनी तरफ तेज रफ्तार में आता हुआ देख वह ज़ॉम्बी उनके रास्ते से हट जाता है। वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज थे अब उनकी गाड़ी का पीछा करने लग जाते हैं। एबिगेल को अब लाइट्स दिखती हैं और वह मैट को उन लाइट्स की तरफ गाड़ी को ले जाने के लिए कहती है। तभी रास्ते में एक पेड़ गिरा था जिसकी वजह से वह सभी उस गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। डेविड अपनी पत्नी मैगन से कहता है कि मैं नहीं जानता मैं कब पूरा ज़ॉम्बी बन जाऊं और ज़ॉम्बी बनने से अच्छा है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। तुम एबिगेल के साथ जाओ और मैं यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज के साथ लड़ता हूँ। डेविड को आखिरी अलविदा कहकर उसकी पत्नी मैट के साथ चली जाती है। फिलहाल मेगन से नहीं चला जा रहा था इसलिए मैट उसे उठाकर भागने लगता है। इधर डेविड अब उन सब ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है जो कि उसके साथियों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन ज़ॉम्बीज का लीडर वहां आता है और डेविड को मार देता है। जहाँ से लाइट आ रही थी वहाँ पर कुछ लोग थे जो उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं। जब उन्हें यह दिखता है कि एक आदमी प्रेग्नेंट लेडी को लेकर उनकी तरफ आ रहा है वह जल्दी से अपने स्नाइपर से उन ज़ॉम्बीज को मारने लग जाते हैं। अपने ज़ॉम्बीज को मरता हुआ देख उनका लीडर उन्हें आगे बढ़ने से मना कर देता है और अब वह सभी ज़ॉम्बीज वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ से वह लाइट आ रही थी वह एक शिप है और पानी के बीच में खड़ी हुई है। एक आदमी जल्दी से उन्हें एक छोटे नाव के जरिए उस बड़ी शिप में ले आता है। शिप में रहने वाले लोग अब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं। एबिगेल उनसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमें चेक कर सकते हो लेकिन फिलहाल हमें किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि नॉर्टन मैट और एबिगेल का
पीछा करता हुआ डेविड की डेड बॉडी के पास आ जाता है। शायद इस बार नॉर्टन उन ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर कुछ न कुछ तो बड़ा करने वाला है। मैट अब एबिगेल को यह समझाता है कि हम मैगन को अब यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन एबिगेल चाहती है कि वह अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिए और वह मैट से कहती है कि मैं इन्हीं लोगों के साथ यहाँ पर रुकूंगी। मैट उससे कहता है कि तुम्हारी इसी जिद के चलते कई बार हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तभी एक औरत मैट के पास आती है उसे यह बताने के लिए कि मैगन के एक बेबी हुआ है, लेकिन मैगन की तबीयत के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैट अब मैगन के पास जाता है और मैगन उससे कहती है कि मुझे अब कुछ भी हो सकता है, जैसे तुमने एबिगेल का ध्यान रखा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी का भी ध्यान रखना। मैं इसकी जिम्मेदारी अब तुम पर छोड़ती हूँ। यह कहकर मैगन अब अपनी जिंदगी को अलविदा कह देती है। अगले सुबह नॉर्टन उनकी शिप के नजदीक नदी के किनारे पहुंचकर छोटी नाव को चलाने वाले इंसान को अपने पास बुलाता है और फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि ज़ॉम्बी नॉर्टन की मदद से उस शिप पर आ जाते हैं और अब वह ज़ॉम्बी उस शिप में मौजूद हर एक इंसान को काटने लगते हैं। जैसे ही मैट को उन ज़ॉम्बीज के शिप पर हमला करने का पता चलता है, मैट जल्दी से उस न्यूबॉर्न बेबी को अपने साथ लेकर एबिगेल को ढूंढने लगता है। जैसे ही मैट को वह औरत मिलती है जिसने मेगन की बेबी की खबर उसे सुनाई थी, वह औरत मैट से कहती है कि इस बेबी का ध्यान मैं रखती हूँ, तब तक तुम एबिगेल को ढूंढो। उस शिप पर जितने भी इंसान रहते थे उन सब का लीडर जब यह देखता है कि ज़ॉम्बी ने सभी शिप्स पर हमला कर दिया है, तो अब वह उनसे कहता है कि हमें अब जल्दी से उन बंकर्स के अंदर जाना होगा जिन्हें हमने इस सिचुएशन के लिए तैयार किया हुआ है। उन ज़ॉम्बीज ने उस शिप के ज्यादातर लोगों को मार दिया। तभी मैट को एबिगेल दिख जाती है, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे तक पहुंचने के लिए काफी ज़ॉम्बीज को मारना पड़ा। इधर नॉर्टन मैट को देख लेता है और ज़ॉम्बीज को उसे मारने का इशारा करता है। एक ज़ॉम्बी उसे मारने के लिए उस पर झपटता है, लेकिन मैट उस ज़ॉम्बी को बड़ी आसानी से मार देता है। नॉर्टन अब मैट के पास आता है और उससे कहता है कि ये देखो कितने सारी ज़ॉम्बीज तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठे हैं और मैं इन सब ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैट ये जानता था कि नॉर्टन के हाथ में जो डिवाइस है, नॉर्टन इसी की मदद से सभी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। मैट अब नॉर्टन का वह डिवाइस डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से सभी ज़ॉम्बीज अब नॉर्टन को अपना शिकार बना लेते हैं। इधर मैट वहाँ से निकलकर एबिगेल के पास पहुँच जाता है। कुछ लोग जो बंकर में पहुँच गए थे वहाँ से एक गुप्त मार्ग के जरिए उन शिप से दूर नदी के दूसरे छोर पर पहुँच जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज का लीडर वहाँ से भाग रही एबिगेल को पकड़कर नीचे गिरा देता है। मैट एबिगेल को उस ज़ॉम्बी से बचाने के लिए उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी लीडर नीचे गिर जाता है। एबिगेल जब उस ज़ॉम्बी की कलाई में वह ब्रेसलेट देखती है जिसे उसने अपने बचपन में अपने पापा को दिया था, उस ब्रेसलेट को देखकर एबिगेल यह समझ जाती है कि उसके पापा अब एक ज़ॉम्बी बन गए हैं। तभी मैट एबिगेल का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से जल्दी भागने को कहता है। इधर जो इंसान उस शिप से निकलकर नदी के दूसरी तरफ पहुँच गए थे, वह अब उस शिप को ब्लास्ट करने वाले थे ताकि उसमें जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वह सभी मर सकें। लेकिन फिलहाल वह सभी मैट और एबिगेल का इंतजार कर रहे थे। अगर बात करें एबिगेल और मैट की, तो वह दोनों भागते हुए उस खुफिया बंकर में पहुंच जाते हैं, जिसमें से निकलकर वह नदी के किनारे की तरफ भागने लगते हैं। इधर उन लोगों को काफी समय हो गया था मैट और एबिगेल का इंतजार करते हुए, इसलिए उन लोगों में से एक लड़का अपने हाथों में लिए हुए रिमोट का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से अब उन शिप्स पर ब्लास्ट होने लगते हैं। इधर मैट और एबिगेल दोनों भागते हुए नदी के किनारे उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। उन लोगों में से एक आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जो अब यह सोच रहा था कि उसके साथ ही अब उसे भी मार देंगे। वह उनकी तरफ गन कर देता है। ज़ॉम्बी की वजह से घायल हुआ वह आदमी मैट को उसके हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। मैट अब अपने हथियारों को नीचे रख देता है, लेकिन तभी उन ज़ॉम्बीज का लीडर जो शिप में हुए ब्लास्ट से बच गया था, उस घायल हुए आदमी को मार देता है। मैट अब उस ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए चला जाता है और अब उन दोनों में फाइट होने लग जाती है। एबिगेल नीचे पड़ी बंदूक को उठाती है और अपने पापा, जो कि काफी समय पहले से ही ज़ॉम्बी बन गया था,
उसे गोली मार देती है। एबिगेल को अपने पापा को खोने का गम तो था, लेकिन वह भी क्या करती। एबिगेल अब मैट के पास भाग कर जाती है और मैट के गले लगती है। एबिगेल ने जब से अपने परिवार को खोया था, उसके बाद से ही वह मैट में अपने डैड को देखती थी। अब जिस औरत के पास मैट ने उस न्यूबॉर्न बेबी को संभाला था, वह उनके पास आती है और बेबी को मैट के पास दे देती है। इस मूवी के अंत में एबिगेल मैट से कहती है कि चलो चलें, एक नया घर हमारा इंतजार कर रहा है।